नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएलसी टॉप 50 आईएएस में। हमारी प्रयास सीरीज़ मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित है। हमने हमारे शुरू के 2 लेक्चर में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान का जो परिचय है उसको समाप्त कर लिया था। अब हम उस जो सामान्य परिचय हमने पढ़ा उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस हल कर लेते हैं, ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि आपने जो वीडियोस है उनको कितनी अच्छे से सुना है। दूसरी बात ये कि एट द एंड आपको करने तो एमसीक्यूज़ ही हैं, आपके पेपर में तो एमसीक्यूज़ ही आएंगे। तो नॉलेज का एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। हमने पढ़ तो लिया और पढ़ तो हम साल भर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन की बारी आती है तो हम क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन हल करके बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन अब पूछे जाने की संभावना है और पूछे जा रहे हैं। एमपीपीएससी ने आपको पता ही है पैटर्न थोड़ा बदला है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। और इन ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कुछ क्वेश्चन तो मैंने खुद बनाए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से मैंने लिए हैं। तो इसके माध्यम से हम रिवीजन करने का भी प्रयास करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। इस ऐप को आप यहाँ पर एक क्लिक हियर टैब लिखी हुई है, इस पर क्लिक करके और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात एक और कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। उससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल जाता है, आपको सर्च नहीं करना पड़ता है। हम जब भी यूट्यूब पे सर्च करने जाते हैं तो हमको जो भी कुछ मिल जाता है वहाँ पर तो हम वही देखने लग जाते हैं। लेकिन अब अगर वो चीज़ नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपके पास आ जाएगा तो आपका जो अनमोल समय है वो खर्च होने से बचेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सीधी अलीराजपुर के बारे में है। मैंने आपको बताया था कि जो 2 ज़िले हैं उनके बीच का समय अंतर कितना है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और 2008 में एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी। क्वेश्चन क्या था? सीधी अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए, हम सही विकल्प चुनिए। अब पहला ऑप्शन देखिए, सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होता है। सी ऑप्शन है सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। और डी ऑप्शन है अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको मध्य प्रदेश का मैप पता है, ठीक है। तो हम जल्दी से मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है। अब आपको पता है कि सीधी कहाँ है और अलीराजपुर कहाँ है। आपको पता है सीधी यहाँ पर है और आपको पता है अलीराजपुर यहाँ पर है। और आपको भूगोल का एक सामान्य सा कंसेप्ट पता होगा कि पूर्व की ओर जाने पर जो समय है हमारा वो कम होता जाता है ना। तो इधर से इधर की साइड में आएंगे, यहाँ सूर्योदय पहले होगा और यहाँ सूर्योदय बाद में होगा। तो मतलब ये है कि ये पहले आएगा, यहाँ का समय जो है वो इसकी तुलना में पहले आएगा, है ना। तो सीधी का तो पहले आएगा, तो सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहला होगा इसमें से, या फिर सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहला होगा, इसी में से ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अलीराजपुर में पहले नहीं होगा और अलीराजपुर में नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए। अब देखिए, आपको अगर अक्षांशों का विस्तार पता है, देशांतर का विस्तार पता है, तो आपको पता होगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये 74 डिग्री 9 रेडियन है। और ये वाला जो है ये 82 डिग्री लगभग 48 रेडियन है ना। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे और 1 डिग्री 4 मिनट से गुणा आप करोगे, या फिर 15 डिग्री 1 घंटे से आप गुणा अगर करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग आधे घंटे, या फिर ऐसा कहा जाए, देखिए सीधी जो है वो सिंगरौली उसके पूर्व में है, तो हम सिंगरौली से देखते हैं। सिंगरौली से जो अलीराजपुर का टाइम डिफरेंस है वो लगभग 34 मिनट है ना। अब इसमें क्वेश्चन में सिंगरौली नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे आप इसको मान सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो कैसे निकालना है, पता है तो डायरेक्ट मार ही देना है, आधे घंटे पहले होगा, है ना। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक जो समय दिशांतर रेखा है उसके नज़दीक है। पहले इसको मिटा देते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पर हम भारत का नक्शा बना के कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है,
ये थोड़ा मेरी ड्राइंग ज़्यादा ही कुछ अच्छी है तो ज़्यादा ही अच्छा बन गया मैप। तो आपको याद रखना है कि मानक समय देशांतर रेखा के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पता ही हो। अगर आपको नहीं पता है उस स्थिति में आपको बता रहा हूँ, पता है तो देन वेल एंड गुड, आपको मार ही देना है कि सिंगरौली है ना। आपको नहीं पता है तो उसकी बात मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है ना, ये वाला मान लीजिए, और आपको पता है यहाँ इलाहाबाद है। तो यहाँ से जो रेखा निकलती है ये भारत की मानक रेखा है, और ये कितनी है, ये है 82.5 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सा जिला दिखाई दे रहा है, मैंने सबसे मैप इसीलिए पहली बार मैप पढ़ाया, सबसे पहला जो लेक्चर है उसमें इसीलिए इतना ज़्यादा मैप पे मैंने फोकस किया, क्योंकि मैं आपको मैप के माध्यम से ईच एंड एवरी क्वेश्चन हल कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मैप अगर पता है तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कि जो सिंगरौली है वो भारत की मानक समय देशांतर रेखा के सबसे नज़दीक है। भारत का एक ही जिला है जिससे मानक समय देशांतर रेखा निकलती है और वो सिंगरौली है। आपको ये बताना है कि कुल 5 जो राज्य हैं उनसे निकलती है ये रेखा, तो उन 5 राज्यों में एक तो मध्य प्रदेश हो गया, बाकी 4 कौन से हैं ये आपको बताने हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, कमेंट कीजिए। आपको तकलीफ जरूर होगी कमेंट करने में, लेकिन इससे आपको याद हो जाएगा, है ना, और मेरा मकसद आपको याद कराना है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मैं आपको इस मानक समय देशांतर रेखा के बारे में 2-3 फैक्ट बताता हूँ। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से यह मानक जो देशांतर रेखा है ये निकलती है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से आप 82.5 डिग्री तक आइए तो आपको पता चलेगा उसी मेथड से 1 डिग्री 4 मिनट या फिर 15 डिग्री 1 घंटे, उसी मेथड से आप निकाल सकते हैं कि जो भारत की मानक समयोत्तर रेखा है ये ग्रीनविच रेखा से लगभग 5.5 घंटे आगे है। ये भी आपको याद रखना है ना। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीनविच पर सूर्योदय पहले होगा या भारत की मानक समयोत्तर पर, तो भारत की मानक समयोत्तर रेखा पर पहले होगा, है ना। पूर्व की तरफ जाते हैं तो सूर्योदय पहले होता है, पश्चिम की तरफ जाते हैं तो सूर्योदय बाद में होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। मैंने आपको राज्य बार बार बताए हैं कि कौन से राज्य की सीमा जो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है और कौन से की लगती है। तो आपको पता है कि पूर्व साइड में और उत्तर पूर्व साइड में, उत्तर और उत्तर पूर्व साइड में ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तो उत्तर प्रदेश लगता है। आपका जो पूर्व है और जो दक्षिण पूर्व है, ईस्ट दिशा में जो है वो छत्तीसगढ़ लगता है, और दक्षिण में जो है महाराष्ट्र लगता है, और पश्चिम में गुजरात लगता है, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगती है। तो किसकी सीमा नहीं लगती है, तो उत्तर प्रदेश की तो लगती है, महाराष्ट्र की भी लगती है, छत्तीसगढ़ की भी लगती है, लेकिन उड़ीसा की नहीं लगती है। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि 7 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया विवादास्पद है। जो छत्तीसगढ़ है और जो मध्य प्रदेश है इनके किरार घाटी विवाद को लेकर तो 7 वर्ग किलोमीटर है। तो फिलहाल इस जो ऑप्शन है 4, इनमें उस विवाद को इंक्लूड नहीं किया गया है, और जो हमारा क्षेत्रफल है वो 30/82 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन MPPSC 2009 में आया है, मैंने ऑप्शन हर क्वेश्चन के चेंज किए हैं। क्वेश्चन इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब जो आए हैं एग्जाम में, लेकिन क्या है 2009 की बात अलग थी, 10 की बात अलग थी, 19 तक की बात अलग थी, 20 की बात अलग हो गई है। अब पेपर कठिन आ रहा है तो मैंने जो ऑप्शन है ना उनको थोड़ा बदल दिया है, और वो 20 के हिसाब से मैंने 21 के हिसाब से मैंने जो है ऑप्शन बनाए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है, तो आपको मैंने बताया था कि जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया उसके बाद हम द्वितीय स्थान पर पहुंच गए, पहले हम पहले स्थान पर थे तो दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अच्छा देखिए, अब 13 जिला आपको याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मैप में ये ज़िले कहाँ कहाँ हैं तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से किस ज़िले की सीमा नहीं लगती है ना। आपको पता है शिवपुरी यहाँ पर है जिसकी सीमा दोनों से लगती है, मुरैना आपको पता है यहाँ पर है जिसकी सीमा दोनों से लगती है, राजस्थान से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है, क्योंकि राजस्थान यहाँ है और यूपी यहाँ है ना, तो इसकी भी लगती है इसकी भी लगती है। सतना आपको पता है यहाँ पर है लगभग, तो सतना की भी लगती है। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सीधी की नहीं लगती है, सिंगरौली की लगती है ना। यहाँ पर सिंगरौली है, वहाँ उसकी सीमा यूपी से लगती है। और किससे लगती है सिंगरौली की, छत्तीसगढ़ से भी लगती है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा साझा करते हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कितने ज़िले हैं, ये 10 ज़िले हैं। 13 जिले किससे लगते हैं, यूपी से। 7 जिले किससे लगते हैं, छत्तीसगढ़ से। और 9 जिले किससे लगते हैं, महाराष्ट्र। और गुजरात से कितने लगते हैं, 2, अलीराजपुर और झाबुआ। 8वां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला सागर संभाग का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, आपको अगर मैप पता नहीं है ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद डिफिकल्ट हो जाएगा।
अगर आपको पता नहीं है कि सागर संभाग में कितने ज़िले हैं और वो उसका मैप कहाँ है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना बेहद कठिन है। आपको पता होगा सागर संभाग, मैंने आपको बताया था कि सागर संभाग में 6 ज़िले हैं और 6 ज़िलों में सतना नहीं है, पन्ना है, टीकमगढ़ है और दमोह भी है। सतना नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सतना रीवा संभाग में है ना। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अलीराजपुर मैं आपको बता चुका हूँ, अलीराजपुर जो है वो महाराष्ट्र से भी करता है और आपके गुजरात से भी करता है। झाबुआ राजस्थान से भी करता है और गुजरात से भी करता है। मुरैना जो है वो यूपी से भी करता है और राजस्थान से भी करता है। सीधी केवल और केवल छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, यूपी से नहीं करता है। मध्य प्रदेश को किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? तेंदुआ राज्य, बाघ राज्य, चीता राज्य और तेंदुपत्ता राज्य। तो आपको पता होगा तेंदुआ राज्य तो है ही है, क्यों? क्योंकि 2018 में ही सर्वाधिक तेंदुए जो है वो 3421 मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। बाघ राज्य तो है ही, क्योंकि 526 सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बाघ यही है। तेंदुपत्ता राज्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत के लगभग 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन यहीं किया जाता है। चीता राज्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीता भारत में आखिरी बार 1952 यानी 1952 में देखा गया था। चीता है ही नहीं भारत में। चीता लाने की बात जरूर हो रही है अफ्रीका से, लेकिन अभी 1952 के बाद भारत से कोई चीता नहीं देखा गया है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। IUCN की रेड लिस्ट में अगर हम बात करें तो एक्सटिंक्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है या उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है या शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मैं आपको जो मेरा लेक्चर है इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में क्यों है। मध्य प्रदेश को वर्तमान नाम किसने दिया था? तो ये तो बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और ये क्वेश्चन वापस भी पूछा जा सकता है। जबलपुर मध्य प्रदेश की किस राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है? आर्थिक राजधानी नहीं है, क्योंकि इंदौर है वो। संगीत राजधानी मेहर है। खेल राजधानी जो है वो इंदौर है, तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जबलपुर संस्कार राजधानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन भी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9.38% जो है वो मध्य प्रदेश भारत का कुल क्षेत्रफल का है। ये आपको रटना है इस फैक्ट को, क्योंकि ये फैक्ट बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं निकलती है? अब देखिए, मान लीजिए आपको 14 जिले नहीं पता जिनसे कर्क रेखा निकलती है। मैप बनाइए। मैप तो यूँ मान लीजिए आपकी रट लीजिए, क्योंकि बिना मैप के मध्य प्रदेश पास ही नहीं कर सकता व्यक्ति, है ना। ये देखिए, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं निकलती? आपको पता है कर्क रेखा लगभग ऐसे निकलती है ना। तो आपको पता होगा कि उज्जैन, दमोह, शहडोल की लोकेशन आपको भले ही 100% नहीं पता हो, लेकिन आपको रीवा की लोकेशन पता है कि रीवा लगभग यहाँ है ना। तो रीवा तो बाहर हो गया, यहाँ पर लगभग शहडोल है, यहाँ दमोह है और यहाँ उज्जैन है, तो रीवा बाहर हो गया। तो आपको 14 जिले नहीं भी पता है, तो आपको ये तो पता है कि रीवा कहाँ पर है, तो आपको इसका आंसर रीवा लगा देना है ना। और नहीं पर जरूर फोकस करना है। हम एग्जाम में भूल जाते हैं नहीं और गलत, ये तो भूल ही जाते हैं हम। सही, हम गलत को भी सही मान लेते हैं, नहीं को भी हाँ मान लेते हैं। जो 5वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि एटलीस्ट उनको दिखता तो है, हमको तो वो भी नहीं होता है ना। ये टोंट था थोड़ा, और इसको समझना आप कि आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ने हैं। मध्य प्रदेश राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? वापस मैप में देखिए, यहाँ जो है हम 21 डिग्री 6 रेडियन से, यहाँ पर हम मुरैना में 26 डिग्री 30 रेडियन है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। देशांतरी विस्तार अगर पूछे तो 74 डिग्री 9 रेडियन और 82 डिग्री 66 रेडियन या फिर 82 डिग्री 48 रेडियन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 118, 145, 112, 116, तो 112 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन का प्रारूप बदला है मैंने। ये यूपीएससी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं तो एमपीपीएससी भी पूछ सकती है। एमपीपीएससी कॉपी कर ही रही है यूपीएससी को, तो मैंने इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन हल करना है, मैं बताता हूँ आपको कैसे हल करना है इनको। तो मध्य प्रदेश के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो ये देगा वो, उसके बाद फिर वो 1 2 3 कथन दे देगा या फिर 4 कथन दे देगा, 2 कथन दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि इनमें से सही कूट की पहचान कीजिए आप, है ना। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन धर दिए उसने। पहला जो देखिए क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष, पशु एवं फसल को 1981 में घोषित किया गया था। अगर आप ढंग से पढ़ने वाले नहीं हैं, ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें माइन्यूट जो है वो चेंज किया है और मैंने फसल की जगह, मतलब पक्षी की जगह फसल को कर दिया है। राजकीय वृक्ष, पशु तक तो हम पढ़ते हैं, हाँ चलो ठीक है, ये तो कौन गलत बनाएगा, लेकिन फसल डाल दिया है मैंने पक्षी की जगह, तो फसल नहीं है पक्षी है।
मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ थी 1981 में, उसमें हमने राजकीय वृक्ष पशु एवं फसल को घोषित किया था हमारे राजकीय प्रतीक के रूप में। राजकीय खेल के रूप में मलखंभ को 2011 में घोषित किया गया था और राजकीय मछली के रूप में महाशीर को 2013 में घोषित किया गया था। देखिए मैंने यहाँ भी बदल दिया है, 2013 में मलखंभ है और 2011 में महाशीर है, मतलब ये कोई भी सही नहीं है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगर केवल एक सही होता तो इसको लगाते, 1 और 3 सही होता तो इसको लगाते, और 2 और 3 सही होता तो इसको लगाते, लेकिन कोई भी सही नहीं है। अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि मिलान कीजिए, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं। प्रतीक चिन्ह और वैज्ञानिक उनके नाम। देखिए राजकीय वृक्ष फाइकस बेंगेलेंसिस है, ये सही है। राजकीय पशु जो है रूसेरवस डुआसवेली है, ये भी सही है क्योंकि ये बरगद का नाम है और ये बारहसिंगे का नाम है। राजकीय पक्षी टोरप्यूटिटोरा नहीं है, राजकीय पक्षी टर्पिसिफोन पैराडाइसी है, यानी दूधराज। ये टोरप्यूटिटोरा तो राजकीय मछली है, महाशीर। और राजकीय फसल ग्लाइसिन मैक्स सही है क्योंकि सोयाबीन का नाम यही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल और प्रतिशत कितना है, तो 77,482 और देखिए 33% नहीं है, है ना, ये वाला सही है सी, 77,482 वर्ग किलोमीटर और 25.14%। ये मैंने इंटरचेंज कर दिए हैं आपस में। 77,482 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है, लगभग 86%। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल में साल के वनों का प्रतिशत कितना है, सागौन का पूछ चुके हैं, साल का पूछ सकते हैं। 17.88% जो है ये सागौन का है, तो ये तो गलत हो गया। 25.14% तो कुल वन है मध्य प्रदेश में, और 16.54% जो है वो साल सही है। नेक्स्ट वापस उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति के बारे में विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है, करेक्ट। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, करेक्ट। मध्य प्रदेश में 54,903 ग्राम है, करेक्ट। और मध्य प्रदेश में 26 नगर निगम है, करेक्ट नहीं है, ठीक, ये गलत है। मध्य प्रदेश में 26 नगर निगम नहीं है, 18 नगर निगम है। देखिए क्या होता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस में ये बात देखते हैं कि कॉमन क्या है। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 4 4 यहाँ भी है, 3 3 3 यहाँ भी है, तो हम ऐसे ऑप्शन को पहले देखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश 26 नगर निगम, आपको पता नहीं हो सकता, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तीनों नहीं हो सकते, तो ये सही है। मान लीजिए ये तीनों आपको नहीं पता है, लेकिन ये चौथा भी अगर आपको पता है ना, तो भी आप ऑप्शन तक पहुँच जाओगे। मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति पर विचार कीजिए। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ी के गलत है, क्यों? क्योंकि अभी बदल दिए गए हैं, रवि मालिमत जी हो गए हैं अब। वर्तमान में जजों की संख्या 30 है, जिनमें 30 महिला न्यायाधीश है, करेक्ट। 3 महिला न्यायाधीश के नाम आपको पता होने चाहिए, ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कौन कौन है 3? सुनीता यादव, नंदिता दुबे और अंजुली पालो, ये 3 है। ग्वालियर एवं इंदौर के बाद तीसरी खंडपीठ उज्जैन में प्रस्तावित है, गलत। यह भोपाल में प्रस्तावित है, मतलब 1 और 3 तो गलत है। तो सही कौन सा हुआ? तो केवल कथन 2 सही हुआ। उसके बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन मिस हो गया यहाँ पर, तो देखिए ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था। 25वां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 231 है, जिनमें एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि अब एक राज्यपाल को नामित नहीं किया, एक व्यक्ति को नामित नहीं करते हैं राज्यपाल। क्यों नहीं करते? क्योंकि 104वां जो संविधान संशोधन आया और 126वां संविधान संशोधन विधेयक जब आया, तब एंग्लो इंडियन को जो नामित करने का बंद था उसको समाप्त कर दिया गया है, मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है, सही है। विधानसभा को 82 सीटें आरक्षित है, जिनमें से 35 सीटें अनुसूचित जनजाति और 47 सीटें अनुसूचित जाति समुदाय के लिए है। जाति में छोटी की मात्रा लगेगी। अब ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने इंटरचेंज कर दिया। 47 अनुसूचित जनजाति के लिए है और 35 अनुसूचित जाति के लिए है ना। 82 तो सही है और इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.26 करोड़ है, पता ही होगा आपको, सही है ये। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भी 931 है। मध्य प्रदेश में जनघनत्व भी 236 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर ही है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता है वो 78.17% नहीं है, क्योंकि 69.37% है। अब हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा जो एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीपीएससी का टारगेट बैच है और यूपीएससी का हमारा फाउंडेशन बैच है। ये हमारे दोनों ऑफलाइन कोर्सेस है। जीएलसी टॉप 50 को आपको सब्सक्राइब करना है, और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? तो हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हम सिलेबस के अनुसार, पहले हम सिलेबस देखेंगे हिस्ट्री का या फिर जियोग्राफी का, जो भी हम शुरू करेंगे।
तो ज्योग्राफी का हम पहले सिलेबस देखेंगे या हिस्ट्री का देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से इसकी शुरुआत करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।